नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ 2020 बैच के आईपीएस उमेश गुप्ता मौजूद है। सीधे उनसे चर्चा करेंगे बिना समय गंवाए, क्योंकि सूरजपुर से वो आते हैं और सूरजपुर में कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता था और अब वो पूरी तरीके से वो इलाका मुक्त हो चुका है और उसी क्षेत्र से सिविल सर्विस पास कर आईपीएस बने उमेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसटीवी में सर बेहद स्वागत है आपका। सर, किस तरह की ये पूरी जर्नी रही, क्योंकि जब भी हम सूरजपुर, बस्तर, सरगुजा इन क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिविल सर्विस में पहुंचना अपने आप में एक बड़ी कहानी होती है कि कैसे वहां से निकले, 12वीं पास कैसे करें, सिविल सर्विस में कैसे जाएं। जी हाँ, उसको सूरजपुर जिले को नक्सल का गढ़ तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नक्सलिज्म से वो अफेक्टेड था। मुझे एक घटना याद आती है, जब मैं 5वीं क्लास में था तो उस समय पे 15 अगस्त को एक फ्लैग होस्टिंग करनी होती है जैसा, तो उन्होंने पहले ही रात में आके जो जहां पे झंडा फहराया जाता है उसके स्थान पे काला झंडा फहरा के चले गए थे। तो वो एक इंसिडेंट मुझे याद है जो मेरे गांव का था। और डेफिनेटली वहां पे चैलेंजेस तो थी, क्योंकि नक्सल प्रभावित था और उस समय उतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी। मेरे गांव में खुद मेरे घर पर 8वीं क्लास तक बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम लोग लालटेन और दिया से पढ़ाई करते थे। तो काफी चैलेंजिंग था, बट ये है कि जब आपके भाग्य में रहता है और आप अच्छा मेहनत करते हैं तो फिर वहां से भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि आप आगे बढ़ते जाते हैं, अगर आप एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कितना समय लगता होगा, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जेनजीज हैं, जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो अचानक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी सीरीज देखते हैं जिसमें प्रशासनिक सेवाओं को दिखाया जाता है, पुलिस के धौस को दिखाया जाता है कि पुलिस कैसे काम करती है, कहीं पर उन्हें सिंघम दिखाया जाता है, कहीं पर उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिखाया जाता है। फिर अचानक अंदर से ऊर्जा आती है कि यूपीएससी की पढ़ाई की जाए और ऐसे ही काम करना है। ये ओटीटी से जो इंस्पिरेशन मिलता है बच्चों को, कितने दिन तक टिक पाता है ये? जी हाँ, ओटीटी से इंस्पिरेशन लेकर कभी भी इस फील्ड में आपको नहीं आना चाहिए। अगर इंस्पिरेशन लेना है तो आपको रियल लाइफ सिनेरियो जो होती है, जो रियल लाइफ के चैलेंजेस हैं, जैसे आप सिविल सर्विस में आते हैं, अगर आप आईएएस या आईपीएस में आते हैं तो आईएएस में आप डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, आईपीएस में आप लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड काम करते हैं, क्राइम प्रिवेंशन पे काम करते हैं। तो आपको इस एरिया को अच्छे से समझने के बाद ही इस फील्ड में आने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी, चूंकि हमारे टाइम पे जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस या आईपीएस हैं या फिर अन्य सर्विसेज में हैं, उनका रोल हम लोग सिर्फ फील्ड पे देखते थे। उस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये सब इंटरनेट की दुनिया नहीं हुआ करती थी। तो जो रियल इंस्पिरेशन है वो वहां से आनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि रील की लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है। तो मेरा सभी युवाओं से खासकर अपील रहेगा कि आप कभी भी इस तरह की, जैसा आपने नाम लिया सिंघम या फिर अन्य ऐसी फिल्मों से या फिर जो रील की लाइफ है उससे कभी भी इंस्पायर होकर इस फील्ड में ना आए। अगर आपको सच में देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करने की इच्छा है, कुछ बेहतर करने की इच्छा है, तभी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये चैलेंजेस बहुत सारी हैं सर्विसेज में भी। आप अगर फिल्म से इंस्पिरेशन लेके आते हैं तो फिल्मों में इसका सिर्फ ग्लैमरस पार्ट दिखाया जाता है, जबकि वास्तविक जीवन जो एक सिविल सर्वेंट का होता है वो काफी अलग होता है। काफी स्ट्रेसफुल माहौल में आपको काम करना पड़ता है, तो वो ऐसा कुछ ग्लैमरस होता नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि कृपया ओटीटी प्लेटफॉर्म से इंस्पायर ना हो। आपने कहा ओटीटी से इंस्पायर ना हो, लेकिन आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम बहुत जब गांव में पढ़ते हैं तो वहां पर यूपीएससी का नाम सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण अंचल के, वनांचल के क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है जब आप सिविल सर्विस में जाते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली आपके स्कूल का एजुकेशन तो आप किसी भी फील्ड में जाएं वहाँ इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सिविल सर्विस में या यूपीएससी के एग्जाम में, बाकी किसी भी फील्ड में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो फाउंडेशन स्टोन्स हैं, जो आपकी जो आधारशिला रखी जाती है, वो स्कूल के एजुकेशन से ही होता है। तो अगर आपने स्कूल में आपने बेसिक्स काफी अच्छे कर लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हिंदी या इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो आप जो उस समय पे सीखते हैं वो फिर बाद में आप नहीं सीख सकते हैं। साथ में आप अगर मैथमेटिक्स या अन्य किसी सब्जेक्ट की बात करें, आप पॉलिटी की बात करें या किसी भी अन्य सब्जेक्ट की बात करें, तो बचपन में जो फाउंडेशन बनता है वही आपके फ्यूचर को शेप करता है। तो स्कूल एजुकेशन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपकी पूरी लाइफ की दिशा और दशा भी तय होती है। पिछले 6 वर्षों से आप भारतीय पुलिस सेवा में हैं। कितनी चुनौती है खाकी के साथ काम करना, वर्दी को संभालना? बिल्कुल काफी ज्यादा चुनौतियां हैं,
स्पेशली पिछले सालों से, जैसे कि मैं अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया। प्रोबेशन के बाद सिटी पुलिसिंग बिलासपुर में एज ए सीएसपी भी काम किया। उसके बाद नक्सल एरिया, जब हमारे ऑपरेशंस बिल्कुल चरम सीमा पर थे, एक कह सकते हैं कि नक्सलिज्म का जो क्लाइमेक्स था लगभग खत्म होने वाला था, उस टाइम पे मैंने सुकमा में एज ए एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन काम किया, जहां पे हम लोग ऑलमोस्ट डेली ऑपरेशन पे ही होते थे, क्योंकि 31 मार्च 2026 का टारगेट था सशस्त्र नक्सलिज्म को खत्म करने का। तो इसमें लगभग लगातार ऑपरेशन चलते थे और AK-47 लेके हमें जंगल में ऑपरेशंस में जाते थे। उसमें बहुत सफलताएं भी मिली। ये काफी चैलेंजिंग रहा, बट एट द सेम टाइम ये काफी इंटरेस्टिंग भी था, काफी एंजॉयफुल भी रहा, क्योंकि आप उस एरिया में, जैसे बस्तर के बीहड़ जंगलों में जाकर आप एक अलग अनुभव करते हैं। और नक्सलवाद के खात्मे में हमें ये मौका मिला अपना एक कंट्रीब्यूशन करने का, एक अपने देश की सेवा में भागीदार बनने का मौका मिला, वो काफी अच्छा था। उसके बाद शहर की पुलिसिंग होती है तो अलग तरह के चैलेंज होते हैं, जहां पे स्पेशली आप शाम को या रात को, जहां क्राइम ज्यादा होते हैं, रात में क्लब्स में या फिर सड़कों पर कई बार लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं, जहां पे आपको दोनों तरह से काम करना होता है। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के साथ साथ जो क्राइम अगर हो चुका है तो उसके डिटेक्शन पे, तो काफी स्ट्रेसफुल और काफी ज्यादा चैलेंजिंग अर्बन पुलिसिंग भी रहती है। कितने महीने रहे आप सुकमा में? मैं सुकमा में टोटल 9 महीने काम किया। 9 महीने। आपका पूरा जो ट्रेनिंग जो बेच है वो लगभग उस समय सुकमा में थे सब साथी, और भी आपके जो बेच के थे? जी, सभी अलग अलग जिलों में ही थे। बस्तर के अलग अलग जिलों में थे, जैसे बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दांतेवाड़ा, इन सभी जिलों में जो घोर नक्सल प्रभावित जिलों में आया करते थे, उनमें हमारे सारे बैचमेट्स थे और सभी ने वहां पे एज ए एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाली और बखूबी काम किया। डर लगा कभी माओवादियों से? शुरुआत में लगता था, जब इनिशियल जब ज्वाइन किया तो उस समय एक थोड़ा सा डर था कि स्पेशली आईडी से डर लगता था। फायरिंग का तो कभी डर हुआ नहीं, क्योंकि हम इतनी बड़ी संख्या में ऑपरेशंस पे जाते थे कि कभी भी नक्सली हम पे अटैक करने की या फिर एम्बुश करने की इस परिस्थिति में तो कोशिश नहीं करेंगे। इतना हमें पूरी हमें इस बात का विश्वास था कि वो कभी भी हम पे फायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आईडी का खतरा हमेशा बना रहता था। जब आप गाड़ी से चल रहे हों या फिर आप पैदल भी ऑपरेशंस के लिए चल रहे होते हैं तो प्रेशर आईडी का खतरा, कमांड आईडी का खतरा हमेशा ही रहता था। इसमें कई घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें पिछले साल 9 जून के दिन ही एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। कुंटा के पास में एक आईडी ब्लास्ट में उनकी जान चली गई। तो इस तरह से काफी चैलेंजिंग तो रहता है, डर हमेशा रहता है, लेकिन आपको टैक्टिकली इसको डील करना होता है, क्योंकि ये एक गुरिल्ला वारफेयर है और आपको गुरिल्ला की तरह ही अनप्रिडिक्टेबल रहना पड़ता है। आप जितना अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे उतना ही सफलता वहां प्राप्त कर सकते। अपने साथियों को खोना बस्तर में, क्योंकि बस्तर में तमाम आईपीएस अफसर काम करते हैं, उनके साथ थाने की टीम काम करती है, वहाँ के डीआरजी के जो जवान हैं वो काम करते हैं, तमाम अलग अलग लोग रहते हैं, सबसे एक जुड़ाव होता है। लेकिन स्थितियां ऐसी भी आती है कि उस जगह पर आपके साथी को गोली लगी है, उनको छोड़ के आपको ऑपरेशन कंटिन्यू करना है। किस तरह का माहौल रहता है उस समय और कैसे उन परिस्थितियों को संभालते हैं आप? जी हाँ, डेफिनेटली काफी एक भावनात्मक जुड़ाव तो हो जाता है। स्पेशली हमारे जो जवान हैं, जब हम उनके साथ ऑपरेशन पे जाते हैं तो 2-3 दिन तक बाहर रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके साथ में खाना, उनके साथ में पानी पीना, कोई डीआरजी का जवान हमारे लिए पानी लेकर आता है, कोई खाना बनाता है, साथ में हम भी अपनी चीजें उनको खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। इस तरह से एक भावनात्मक लगाव जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो हमारे किसी भी लड़के को, जैसे मान लीजिए आपके पास 500-700 का फोर्स है, ऑपरेशन पे निकला है, किसी एक लड़के का पैर भी अगर आईडी में आया, दुख बहुत ज्यादा होता है, उस समय काफी फ्रस्ट्रेशन भी होता है। ऐसा लगता है कि यार क्या कर दें, मतलब कुछ ऐसा कर दें जिससे नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाए। और कहीं जैसे अधिकारी, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल हमारे एडिशनल एसपी एक जो मेरे साथ में थे सुकमा में, वो शहीद हो गए। वो सबसे मतलब मेरे ख्याल से मेरे जीवन का अभी तक का सबसे दुखद समय था। वो दिन मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। चाहे सुकमा एसपी हो या मैं था वहां पे, हम लोग दोनों साथ में ही थे और रोना किसी का रुक नहीं रहा था, क्योंकि उनसे काफी ज्यादा भावनात्मक लगाव था। और वो ऐसे हंसमुख और खुशमिजाज दिल के इंसान थे, खुशमिजाज रहते थे हमेशा, सबको टीम को साथ में रख के चलने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व थे। और वो व्यक्तित्व अगर किसी आईडी ब्लास्ट में शहीद हो जाए तो काफी गमगीन माहौल था। अब आप राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं, आपने शहरी क्षेत्रों में भी काम किया, बिलासपुर में तमाम अलग अलग जिलों पर रहे, और अब चूंकि आप कमिश्नरेट लागू हुआ राजधानी रायपुर में, और कमिश्नरेट से ये उम्मीद की जा रही है लोगों की, आम जनता की, कि कमिश्नरेट आया मतलब नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाएगी। 5 महीने गुजर चुके हैं,
कहां तक पहुंच पाई रायपुर पुलिस? जी हाँ, कमिश्नरेट लागू होने में लगभग 5 महीने का समय पूरा होने वाला है। 23 जून को 5 महीने पूरे हो जाएंगे। इसमें जो जितनी भी अपेक्षाएं थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसमें मैं समझता हूं काफी हद तक सफलता मिली है, क्योंकि कमिश्नरेट आने से एक तो सुपरविजन काफी स्ट्रांग हो गया। पूरे रायपुर को 3 जोन्स में बांट दिया गया, मतलब 3 पुलिस जिले आप समझ सकते हैं कि बना दिए गए, जिसमें सेंट्रल, ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट और नॉर्थ आते हैं। तो एक तरह से सुपरविजन बढ़ने से हम थानों की बहुत अच्छे से निगरानी कर पाए और प्रिवेंटिव पुलिसिंग पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, जिसमें क्राइम को रोकने में सफलता मिली है। जो चाकूबाजी की घटनाएं रायपुर में पहले होती थी, उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। ड्रंक एंड ड्राइविंग पे आप अगर डेटा निकालेंगे तो पिछले 4 महीने का आंकड़ा मैं बताऊं, 4 महीने में 3500 कार्यवाहियां हुई हैं। इतनी कार्यवाहियां रायपुर में ड्रंक एंड ड्राइविंग की कभी नहीं हुई थी। उसका सबसे बड़ा जो फायदा रहा है वो ये रहा है कि जो एक्सीडेंट से होने वाले डेथ्स हैं, जो एक्सीडेंट से होने वाले मौत हैं, वो काफी कम हो गए हैं। जनवरी में इसका आंकड़ा लगभग 50 के आसपास हुआ करता था, अभी ये सिंगल डिजिट में आ चुका है। तो इस तरह से काफी हेल्पफुल रहा है। साथ ही जो कमिश्नरेट में पुलिस को पावर दिए गए हैं, स्पेशली जो प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्यवाही के पावर दिए गए हैं, जैसे आप जो सीआरपीसी का 151 या 170 बीएनएस है, उसके तहत आप किसी भी अपराध के घटित होने की संभावना होने पे किसी को जेल भेज सकते हैं। साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, जैसे जो आदतन अपराधी हैं उनको अच्छे बिहेवियर के लिए बाउंड ओवर करना, इन सब से एक नकेल कसने में सफलता मिली है। साथ ही एक जो नशे का जो कारोबार चलता है पूरे रायपुर या किसी भी शहर में, उस पे भी लगाम कसने में काफी हद तक सफलता मिली है। पिछले लगभग 4.5 महीने में 162 प्रकरण जो है रजिस्टर किए गए हैं। उसमें 330 के आसपास आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 80 के आसपास जो हैं दूसरे राज्यों से जो नशे का कारोबार करने वाले आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अगर हम जजमेंट की बात करें तो एनडीपीएस कोर्ट की जो स्पेशल कोर्ट है यहाँ रायपुर की, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बहुत सारे प्रकरणों में सजा सुनाई है। लगभग 109 प्रकरणों में अभी तक सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें 200 से ज्यादा अपराधियों को 10 वर्ष उससे ज्यादा की सजा सुनाई गई है। साथ ही जो नशे के कारोबारी हैं, जैसे अभी पिछले दिनों रवि साहू नाम के एक आदतन अपराधी की संपत्ति की कुर्की के लिए उनकी इसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए सफेमा कोर्ट मुंबई उसका प्रकरण भेजा गया था। उसमें उसके लगभग 7 करोड़ से ऊपर 7 करोड़ 66 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। इसी क्रम में 2 अन्य ऐसे अपराधी हैं जो आदतन अपराधी रहे हैं, उनकी संपत्ति की जब्ती की कार्यवाही भी की जा रही है। इन 5 महीनों में 38 वाहन जो हैं जिनके थ्रू नशे का सामान का परिवहन किया जाता था, उनकी जब्ती की गई है। साथ ही उसमें से 10 वाहनों की कुर्की के लिए, उनकी नीलामी के लिए, उनको राजसात करने के लिए आदेश हो चुका है। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि रायपुर को कमिश्नरेट आने के बाद एक बेहतर शहर बनाया जा सके, जहां लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। आज की युवा जो है वो नशे के गिरफ्त से बाहर आ सके। आपने कहा, क्योंकि चाकूबाजी की बात आपने कही, नशे की बात कही, ठीक है, अपराध अभी भी हो रहे हैं, ठीक है, चाकूबाजी नहीं हो रहे, कम हुए होंगे, लेकिन एक अलग ट्रेंड राजधानी रायपुर में चला जो पिछले 5 सालों से इन चीजों को देखा गया, 5-7 सालों से। उससे पहले चाकूबाजी होना एक बड़ी बात होती थी, लेकिन इसके साथ साथ जो नशे का कारोबार है, जो सूखा नशा है, वो अभी भी कंटिन्यू है। देखिए, कार्रवाइयां हो रही है, निश्चित तौर पर आप लोगों को बड़ी सफलता मिल रही है। करोड़ों रुपए के जो अवैध जो नशे के सामान है उसको आप डिस्पोजल भी कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई चेन के लिए छत्तीसगढ़ बेस्ट माध्यम बना हुआ है किसी भी स्टेट के लिए। उड़ीसा से गांजा तस्करी होती है, उड़ीसा से निकलता है, वो छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर होते हुए दूसरे प्रदेशों में पहुंच रही है। पंजाब से ड्रग्स और तमाम के कार्टेल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में डिलीवरी 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम तक ही हो पाती है, लेकिन पार्ट में काफी ज्यादा जो मात्रा है वो देखी जा रही है। ये सप्लाई चेन पर कहाँ हम छूट रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम पंजाब भी जाती है, आपकी टीम हैदराबाद भी जाती है, आपकी टीम उड़ीसा भी जाती है, पर वो चीजें ब्रेक नहीं हो पा रही। और क्या ब्रेक हो पाना संभव है कि नहीं, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से इतनी ऊर्जा के साथ जो है छत्तीसगढ़ को ये हब बना रहे हैं इस पूरे ड्रग्स कार्टेल में? ये जो नशे के कारोबार पे एक तरह से प्रहार करने का जो प्रोसेस है वो कमिश्नरेट के बाद स्टार्ट हो चुका है।
और किसी भी चीज को खत्म करने में समय लगता है। और जैसे कि जुडिशरी का भी हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मैंने बताया कि बहुत सारे 200 से ज्यादा लोग हैं, 200 से ज्यादा लोगों को सजा हो चुकी है इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी कार्यवाही के बाद भी अगर आरोपी दोषमुक्त हो जाते हैं, फिर से वो नशे का काम चालू करने लगते हैं। अगर हम इनको एक टर्म है एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन, उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो नशे के कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को एक तरफ फोरफिट करने की, उसको जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है, दूसरी तरफ इनको सजा दी जा रही है। अगर इनको 15 साल 20 साल की सजा होती है, ये बात पब्लिक में जाएगी, लोगों के बीच जाएगी, तो डेफिनेटली लोग डरेंगे कि नशे का कारोबार ना करें। इसके लिए दोनों फ्रंट पे काम हो रहा है। एक तरफ तो हम इसके सप्लाई चेन के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जो गिरोह हैं या फिर इनमें जो संलिप्त ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे राज्यों से एक सप्लाई चेन के नेटवर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको सजा दिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रिवेंटिव तौर पे एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है कि देखो आप नशे के गिरफ्त में आके उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। तीसरा चीज, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपराधी हैं जो नशे का कारोबार करते हैं, वो भी नए नए तरीके इजाद करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो कैसे आपके रैपिडो के डिलीवरी जो बॉय होते हैं, रैपिडो चलाने वाले लड़के डिलीवरी होते मशीन और बीपी मशीन से सब सप्लाई हो रही उसके है। थ्रू किसी कुरियर के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा था। तो हमारे एक इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, खुफिया तंत्र है, उसको भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पूरी क्राइम की टीम इस चीज में लगी हुई है, ताकि किसी भी तरह से अगर नशे का सप्लाई, नशे के सामान का, स्पेशली सूखा नशा, उसकी सप्लाई अगर रायपुर में की जा रही है तो उस पर कार्यवाही की जाए, उसके पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। आम जनता जो है वो पुलिस से सबसे ज्यादा उम्मीद करती है। किसी को कोई व्यक्ति एक झापड़ भी मार दे तो सीधे वो सोचता है कि पुलिस के पास जाए, वो एफआईआर करे, या फिर पुलिस भी उसको एक झापड़ आके वापस मारे। जो पीड़ित है वो यही चाहता है। लेकिन स्थितियां ये है कि अभी भी थानों में जो समय सीमा जो होती है, जब भी कोई पीड़ित जाता है तो विवेचक का इंतजार करेगा, वो वहां पर और ने जो अधिकारी रहेंगे उनका इंतजार करेगा। समस्याएं ये है कि आवेदन देकर लौट जाने से काम नहीं बन पा रहा है। कैसे ये ठीक होगा? क्योंकि एक परिवार जाता है 7 घंटे 8 घंटे वो थाने पर इस पे ऑलरेडी काम स्टार्ट किया जा चुका है। और आप देखेंगे कि हमने थानों के सिस्टम को और सशक्त बनाने की कोशिश की है। अब थाने के इंट्रेंस में ही जहां हमारा दिवस अधिकारी, डे ऑफिसर या नाइट ऑफिसर बैठता है, उसके पीछे हमने सारे सीनियर अधिकारियों के नंबर डिस्प्ले कर रखे हैं। एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी तीनों के नंबर वहां पे डिस्प्लेड हैं। वहां पे हर व्यक्ति को ये दी गई है कि आपकी, अगर आप थाने की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, आप इन नंबरों पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। प्लस साथ ही इसके साथ ही जो थाना प्रभारी हैं, वो नए थाना प्रभारियों की पोस्टिंग की गई है। कमिश्नर सर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे अच्छे जो काबिल अफसर हैं उनकी तैनाती थानों में की गई है, ताकि इस तरह की समस्या ना हो। रही बात, आपने कहा कि जो विक्टिम होता है, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया, वो डेफिनेटली चाहता है कि उसको तुरंत जो है जस्टिस मिले, और वो तुरंत पुलिस के पास ही आता है। पुलिस वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो जस्टिस या क्रिमिनल जस्टिस के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, एफआईआर करता है, या जो भी कार्यवाहियां होती हैं वो इनिशिएट करता है। लेकिन चूंकि एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है रूल और कानून के तहत चलता है, इसमें आपको डेफिनेटली टाइम लग सकता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी पीड़ित इस तरह से थाने में आए तो उसको तत्काल सुने, और इसके लिए विवेचक अलग से रखे जाते हैं दिवस अधिकारी के रूप में। अभी ऐसी कंडीशन है कि जो भी पीड़ित अगर थाने आ रहा है तो उसकी सुनवाई तत्काल होती है, नहीं होती है तो वो तुरंत हमारे द्वारा हिदायत दी जाती है थाना प्रभारियों को। साथ ही रेगुलर बेसिस पे जो सीनियर अधिकारी हैं, चाहे एसीपी हैं या हम लोग डीसीपीस हैं, हम लोग भी थानों की विजिट लगभग हफ्ते में एक बार हर थाने की विजिट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा सिस्टम अभी स्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। किसी भी सिस्टम को स्टैब्लिश करने में समय लगता है। अभी 4 महीने का ही समय हुआ है, बट जहां तक परफॉर्मेंस की बात है वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। आप राजधानी रायपुर के मध्य क्षेत्र को संभालते हैं, सबसे बड़ा ये पूरा क्षेत्र है, शहर सबसे ज्यादा मध्य क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, और भी अलग अलग जोन में बटे हैं। एक चीज देखा जाता है कि आजकल पुलिस का कुछ लोग दूसरी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लाइक किसी ने किसी का पैसा खाया हो, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी हुआ हो, वो उसके ऊपर एफआईआर करा के दबाव बनवाने की कोशिश करता है, और जैसे ही एफआईआर होती है, जो आरोपी पक्ष है वो आता है, उसके पैसे की लेन देन हो जाती है और एफआईआर वापस हो जाता है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की विवेचना, पुलिस का समय, पुलिस का पैसा
दिमाग सब कुछ बर्बाद होता है इस तरह की। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एफआईआर कभी वापस नहीं होता है। एक बार एफआईआर रजिस्टर होता है, वो सीसीटीएनएस के वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। समझौते की बात कर रहा हूँ। समझौता होने के बाद भी एफआईआर नहीं वापस होता है। एक बार अगर एफआईआर हो गया तो हम उसको चार्जशीट करते ही करते हैं। जो आरोपी है उसको पकड़कर जेल भेजते ही भेजते हैं। आपने कई प्रकरण देखे होंगे कि सिविल लाइन थाने में एक धोखाधड़ी का अपराध हुआ था, उसमें मुंबई से आरोपी को लाया गया था, उसको जेल भेजा गया था। तो एफआईआर एक बार होने के बाद आप वापस नहीं कर सकते। हम इसीलिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखे हुए हैं थानों को कि इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं आना चाहिए जिसमें आपने कहा समझौते। पुलिस वो काम नहीं करती। अगर प्योर लेन देन का मामला है, अगर उसमें किसी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध अगर नहीं घटित हुआ है, तो हम उसको वहीं पे डिसाइड करते हैं और उनको जो फेमाइस नालिस दे देते हैं, जो एनसीआर होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दे देते हैं, और उसको कोर्ट में जाने की, सिविल मामला है अगर वो सिविल मैटर है तो कोर्ट में जाने की सलाह दी जाती है। अभी ये क्लियरली सभी थाना प्रभारियों को, सभी थाने लेवल पे निर्देश हैं। सीनियर अधिकारियों की जानकारी के बिना, सीनियर अधिकारियों के जांच के बिना ये कोई एफआईआर नहीं किया जा रहा है। और जो वाकई में जो अगर फर्जीवाड़ा हुआ है, कहीं पे कुट रचना हुई है, फोर्जरी हुई है, उसमें एफआईआर किया जा रहा है। एफआईआर किया जा रहा है तो आरोपी को पकड़कर जेल भी भेजा जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे प्रयास करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल प्रेशर तो रहता है, सभी लोग प्रयास करते हैं। बट अब इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग की पोस्टिंग है कि भाई इन चीजों को हम मतलब मिनिमाइज कर सकें और ऐसी कोई चीज हो ना हमारे थानों में, और जो जेन्युइन है उसी की जांच के बाद। और आप देखेंगे कि ललिता कुमारी का जजमेंट है, उसमें प्रारंभिक जांच का प्रावधान दिया गया है। बीएनएसएस में भी प्रारंभिक जांच का प्रावधान दिया गया है। उसमें 14 दिन का समय होता है। आप शिकायत करते हैं, 14 दिन के अंदर जांच करनी होती है और उसके बाद ही एफआईआर करना है या फिर उसको एनसीआर रिपोर्ट देना है, उसका डिसीजन लिया जाता है। राजधानी रायपुर है, हर शहर का क्राइम का एक अलग ट्रेंड होता है। आप दूसरी जगह अगर आप बिहार जाएंगे, झारखंड जाएंगे, वहां पर अलग क्राइम का ट्रेंड है। राजधानी रायपुर में किस तरह के अपराध होते हैं और इनका ट्रेंड क्या है? क्योंकि जो एनसीआरबी के जब आंकड़े आते हैं तब हम देखते हैं कि तरह तरह के अपराध उसमें दिखाई देते हैं। किस तरह से आप उन एनसीआरबी के आंकड़ों को अवलोकन करते हैं? और रायपुर शहर में क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्राइम का ट्रेंड क्या समझ आया आपको? क्यों इतने अपराध हो रहे हैं, या जितने भी घटित हो रहे हैं उसके पीछे क्या रीजंस निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, किसी भी सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, आप कहीं भी किसी शहर में चले जाइए, वहां पे अपराध होने से आप नहीं रोक सकते। कुछ होंगे क्योंकि इंसान है, मनुष्य है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, समाज में आपस में टकराव होना स्वाभाविक है। ऐसे में अपराध होने से आप बोलेंगे कि जीरो क्राइम हो जाए, तो ये संभव नहीं है। और हाँ, अपराध की घटना को होने से हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। लोगों के बीच में अवेयरनेस लाकर, पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाकर, एक डेटरेंस, एक डर का माहौल अपराधियों में पैदा करके उसको रोका जा सकता है। जहां तक रायपुर में क्राइम के पैटर्न के बात है, रायपुर में जैसा हमने देखा कि नशे पर अगर हम नकेल कस रहे हैं तो अपराध कम हो रहे हैं। आप गांजा या फिर किसी इस तरह की चीजों पे नकेल कस रहे हैं तो वहां पे अपराध कम हो रहे हैं। जैसे प्रिवेंटिव तौर पे फ्रिस्टिंग की बात होती है, विजिबल पुलिसिंग की जब हम बात करते हैं, रोज शाम को हमारे थाने लेवल पे या फिर जोनल लेवल पर हम गश्त करते हैं, रात को पूरी कॉम्बिंग गश्त भी करते हैं, ताकि जो आदतन आरोपी हैं, आदतन अपराधी हैं, उन पे एक डर का माहौल रहे। इस तरह से हम चेकिंग भी करते हैं। चेकिंग में चाकू बरामद किए जाते हैं, उनको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा जाता है। क्रिमिनल्स जो रहे हैं, जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनके और क्राइम करने की संभावना ज्यादा होती है। ये पैटर्न को एनालाइज किया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, वो बाहर समाज में न रह के जेल में रहें। इस तरह से एक तरीका है जिसको कि रोका जा सकता है। दूसरा जो नया पैटर्न पिछले कुछ सालों से उभर के आया है, स्पेशली इस डिजिटल वर्ल्ड में, जब से सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बैंकिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, उसके बाद साइबर फ्रॉड के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं। उसमें कुछ जैसे एपी के फाइल्स होते हैं, लोगों को लालच दिया जाता है, उसके बाद उनसे ओटीपी लेकर या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन करके पैसे उनसे गायब किए जाते हैं। तो इस तरह के धोखाधड़ी के मामले आते हैं। डिजिटल अरेस्ट के कई सारे मामले आ चुके हैं, जिसमें आपको लोग जानकारी के अभाव में ऐसा महसूस करते हैं कि उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज नहीं होता है। डिजिटली आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। तो सभी से अपील है, ये जो नए उभरते पैटर्न क्राइम है, उनको लड़ने का मतलब एकमात्र उपाय है कि आप अवेयर रहें, आप सजग रहें,
कमिश्नरेट रायपुर पुलिस इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, हमारा संवाद से समाधान कार्यक्रम है। साथ ही जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस पे लगभग हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाता है स्टेटस के रूप में, पोस्ट के रूप में, जिसमें ये बताया जाता है कि आप किसी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार ना बने। और एक नया पैटर्न जो है, जो ऑनलाइन जो मीडियम है, साइबर बुलिंग की बात करते हैं हम, साइबर स्पेस में हरासमेंट की बात करते हैं, दो लोगों के बीच साइबर स्पेस में जो लड़ाइयों की बात करते हैं, वो जो नए पैटर्न है वो उभर के आ रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल लूंगा। अभी वर्तमान में जिस तरह से डिजिटल वर्ल्ड में हम हैं और डिजिटल लिटरेसी भी अब काफी बढ़ती जा रही है, लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पुलिस के लिए भी काफी हेल्पफुल हो गया है डिजिटल का आना, क्योंकि आज से अगर हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो अपराधियों के पीछे का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फिजिकल था, मतलब लोग जाते थे वहां पर। अभी भी वही ट्रेंड है, पर ये कितना हेल्पफुल हुआ सर कि ये जो सीसीटीवी कैमरे आए, मोबाइल फोन्स आए, इंटरनेट आए, नेटवर्क आए, ये कितना हेल्पफुल हुआ, और क्या अभी भी मुखबिर इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए? जी हाँ, ट्रेडिशनल पुलिसिंग मोस्टली मुखबिर या इंटेलिजेंस के नाम के सहारे चलती थी, बट डिजिटल वर्ल्ड आने से डेफिनेटली फायदा हुआ है। मोबाइल फोन्स का लोकेशन मिल जाता है, क्योंकि आज के समय में समाज का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से दूर रह ही नहीं सकता। उसको कुछ भी काम करना है, कहीं बात करनी है, मोबाइल फोन का यूज करेगा। वो एक बहुत बड़ा टूल है जिसके थ्रू हम लोकेशन लेके किसी भी आरोपी को, किसी भी अपराधी को पकड़ सकते हैं। साथ ही कई सारे जैसे पेमेंट चैनल्स हैं, आप फोन पे का यूज करते हैं, आप कहां से करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, उसके आधार पे भी कई बार आरोपियों को लोकेट करके पकड़ा जाता है। तो इन सब जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके थ्रू हमें सहायता मिली है। गवर्नमेंट ने भी इसमें काफी काम किया है, जिसमें जितने भी इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको समय पर पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जानकारी उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई है। तो इससे डेफिनेटली हेल्प हुई है। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो मुखबिर की आपने बात की, उसका रोल अभी भी बना हुआ है। टेक्नोलॉजी आप हर जगह नहीं यूज कर सकते। हो सकता है कहीं ऐसी जगह क्राइम हो जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था, हो सकता है क्रिमिनल ने अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के चला गया, या फिर उसने इंटरनेट से कोई यूज ही नहीं किया। फिर वहां पे हमें उस आरोपी को पकड़ने के लिए या फिर वहां पे कार्यवाही करने के लिए जो मुखबिर है या फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, उसकी जरूरत पड़ती है, आम लोगों की जरूरत पड़ती है। बेसिक पैटर्न तो चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और देखा कि हमने कैसे इन तमाम विषयों पर, कैसे पुलिस काम करती है, कैसे शहरों में अपराध होते हैं, कैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की। अगले अंक पे एक और शख्सियत के साथ करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।